चलिए, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो जल्दी से एक बार क्लास के साथ जुड़ जाएं ताकि आज की इस कक्षा की हम शुरुआत कर सकें। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हमें क्या पढ़ना है, तो आज हमें मेरे दोस्त साख नीति के उपकरण पढ़ना है। कल मैंने कुछ साख नीति के उपकरण आपको बताए थे, आपको याद होगा। अगर मैं कल की क्लास को यहां पर शामिल करके आपको बताऊं कि कल हमने क्या क्या चीजें पढ़ा दी थी आप लोगों को, तो आप देखना इस पीडीएफ के अंदर क्या क्या मैंने पढ़ाया था। मैंने आपको इस पीडीएफ के अंदर ये पढ़ाया था कि साख क्या होता है। साख का मतलब मुद्रा या पैसा है। तो साख बढ़ने पर डिमांड बढ़ती है, उससे सप्लाई में कमी होती है और प्राइस बढ़ती है, इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति बढ़ती है ना। साख कम होती है अगर लोगों के पास में, लोगों की जेब में पैसा कम होता है तो डिमांड भी कम होगी। इसकी वजह से सप्लाई बढ़ेगी और मार्केट में कीमत जो है वो कम रहेगी, जिससे मंदी की स्थिति बनती है। कैसी स्थिति बनती है? मंदी की स्थिति बनती है। तो इसके लिए सरकार, इसके लिए आरबीआई क्या करती है? साख नियंत्रण नीति बनाती है ना। और आरबीआई की एक समिति है, मौद्रिक नीति समिति, उसके द्वारा यह नीति बनाई जाती है। और कौन सी नीति बनाई जाती है? तो साख नियंत्रण करने के लिए मेरे साथियों आरबीआई जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी को बनाता है। किसको बनाता है? मौद्रिक नीति को बनाता है। मौद्रिक नीति को, यह भी हमने डिस्कशन कर लिया था। कौन सी नीति को बनाता है? मौद्रिक नीति को बनाता है। और यह मौद्रिक नीति द्विमासिक आधार पर बनाई जाती है, हर 2 महीने में बनाई जाती है। ठीक है। इसके प्रकार कितने हैं? तो 2 प्रकार है, सरल मौद्रिक नीति और कठोर मौद्रिक नीति। मैंने बताया था कठोर मौद्रिक नीति महंगाई को कंट्रोल करने के लिए बनाई जाती है और इसमें ब्याज दर को बढ़ाया जाता है ताकि मेरे साथियों कोई भी कमर्शियल बैंक या जनता के पास में पैसा कम से कम पहुंच सके। ठीक है। औद्योगिक नीति का बोर्ड पीडीएफ मैं करवा दूंगा अगर नहीं पहुंचा है तो। इसका अन्य नाम है संरक्षणवादी नीति, याद रखना है इसको। अब अगला है सरल मौद्रिक नीति। सरल मौद्रिक नीति को विस्तारित, उदारवादी और स्वतंत्र मौद्रिक नीति के नाम से जाना जाता है। यह मंदी की समस्या को दूर करने के लिए अपनाई जाती है और इसमें मेरे साथियों डिमांड को बढ़ाने के लिए लोगों को सस्ती ब्याज दरों को उपलब्ध कराया जाता है ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा लोन दें। ठीक है। चलिए, तो ये सारी बातें थी जो कि मैंने बताई। एमपीसी में 6 सदस्य होते हैं, आरबीआई के 3 और सरकार के 3 होते हैं। मुद्रास्फीति को दूर करने के लिए ब्याज दरों में वृद्धि की जाएगी। मौद्रिक नीति के उपकरण में रेपो रेट मैंने आपको कल बढ़ाया था और रिवर्स रेपो रेट बता दिया था। आज मैं बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, ओएमओ ये सब पढ़ाऊंगा मेरे दोस्त, है ना। तो रेपो रेट मैंने बता दिया था क्या होता है और रिवर्स रेपो रेट भी मैंने बता दिया था। चलिए आज इसके आगे की हम चर्चा करते हैं। तो आज एक शब्द है ओपन मार्केट ऑपरेशंस, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो याद रखना एक शब्द है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। कल मैंने आपको इसके बारे में बताया था, कुछ बेसिक सी जानकारी नहीं बताई थी, तो लिखो ओएमओ। क्या लिखेंगे? ओएमओ। और ओएमओ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ओएमओ का फुल फॉर्म होता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओएमओ का फुल फॉर्म क्या होता है मेरे साथियों? ओपन मार्केट ऑपरेशंस। क्या बोलते हैं? ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस के नाम से आप इसे जानते हैं। और अगर हिंदी में इसको हम देखें तो ओपन का मतलब होता है खुला, मार्केट का मतलब होता है बाजार, और ऑपरेशन का मतलब होता है क्रियाएं। तो इसे हम ये भी लिख सकते हैं खुले बाजार की क्रियाएं। क्या बोलेंगे मेरे दोस्त? खुले बाजार की क्रियाएं। क्या बोलेंगे इसे? खुले बाजार की क्रियाएं। ओपन मार्केट ऑपरेशंस, खुले बाजार की क्रियाएं, बाजार की क्रियाएं। अच्छा, एक शब्द आपको कल से शायद परेशान कर रहा होगा, वो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो यहां पर आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या है। मुझे एक बात बताओ मेरे दोस्त, अगर आपको पैसों की आवश्यकता पड़ती है तो आप क्या करते हो? अगर जनता को पैसों की आवश्यकता पड़ेगी या मुझे पैसों की आवश्यकता पड़ेगी तो मैं तो अपने मामा जी के घर चला जाऊंगा, क्योंकि मेरे मामा जी के घर जाऊंगा तो मुझे थोड़ा बहुत तो पैसा नानी जी दे ही देगी, थोड़ा बहुत मामा जी दे देंगे, ऐसे करके जुगाड़ पानी हो जाता है। मतलब एक पार्टी हो सकती है 100-200 रुपए वाली, है ना, जिसमें हम अपने दोस्तों को चाय पिला सकते हैं। तो मेरे दोस्त ये आपको याद रखना है। ठीक है। तो मैंने क्या बताया? मैंने ये बताया कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस में, या सॉरी, मैंने ये बताया कि अगर मुझे पैसों की जरूरत है तो मैं मामा जी के घर चला जाऊंगा। लेकिन मैं आपको ये बताता हूं मेरे साथियों कि अगर सरकार को पैसों की आवश्यकता पड़े तो सरकार कहां जाएगी? भाई मुझे पैसों की आवश्यकता है तो मैं तो बैंक से लोन ले लूंगा, है ना, कमर्शियल बैंक से, यस बैंक से, पंजाब नेशनल बैंक से, या किसी भी बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन ले लूंगा। लेकिन अगर सरकार को पैसों की आवश्यकता पड़े तो सरकार कहां जाएगी? तो याद रखना है सरकार जाएगी आरबीआई के पास में, क्योंकि आरबीआई सरकार का भी बैंक है। इसलिए सरकार आरबीआई का दरवाजा खटखटाएगी और आरबीआई से कहेगी कि मुझे लोन चाहिए।
तो बोले पैसा चाहिए, बोले हाँ मुझे पैसा चाहिए। तो आरबीआई बोलेगी ठीक है मिल जाएगा, बोले मिल जाएगा। तो बोले ठीक है लाओ दे दो, बोले नहीं 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 ऐसे थोड़ी मिलेगा, पहले कुछ हमारे पास में जमानत के रूप में रखो तो सही। तो बोले क्या रखना है जमानत के रूप में? तो याद रखना है जमानत के रूप में, बोले तुम एक काम करो, जमानत के रूप में हमें तुम्हारी एक कागज रख दो। तो सरकार ने कहा कैसा कागज? तो सरकार आरबीआई ने बोला कि एक काम करो, तुम एक किसी कागज पे लिख के दे दो भारत सरकार भारत सरकार भारत सरकार। तो बोले ठीक है। तो एक कागज होता है जिसके ऊपर भारत सरकार की स्टाम्प और ये सब लगी हुई रहती है, जो भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है, वो आरबीआई को दे देती है। तो आरबीआई को भरोसा हो जाता है कि चलो ठीक है, और वो उसको लोन दे देती है। आ रही बात समझ? अब इसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी को आरबीआई के पास में आ गई, तो आरबीआई इसकी इच्छा, आरबीआई कोई भी खेला खेला करे इसके साथ में। तो आरबीआई बेचती है बाजार में, फिर खरीदती है, फिर बेचती है, फिर खरीदती है। और कौन खरीदता बेचता है इसको? आरबीआई खरीदती बेचती, ओपन मार्केट ऑपरेशन से। मान लो आरबीआई बेच रही है तो कौन खरीदेगा? तो जनता खरीद सकती, मैं भी खरीद सकता हूं, कोई कंपनी खरीद सकती है। आ रही बात समझ में? तो जनता या कोई कंपनी या कोई भी संस्था खरीद सकती है। तो ये ओपन मार्केट ऑपरेशंस होता है। चलो आओ इसके बारे में कहानी अब हमने सुन ली, लिख लेते हैं। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताऊंगा कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस का संचालन किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका संचालन किया जाता है आरबीआई के द्वारा, है ना, ऑपरेटेड बाय आरबीआई। ये कौन संचालित करता है? तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको संचालित करती है। ठीक है, इसमें क्या होता है? तो आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदती बेचती है। तो लिखेंगे आरबीआई सरकारी प्रतिभूति को, आरबीआई सरकारी प्रतिभूति आरबीआई क्या करती है मेरे साथियों? सरकारी प्रतिभूति, इसको सरकारी प्रतिभूति को हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी बोलते हैं, जी सेक बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो आरबीआई सरकारी प्रतिभूति का क्रय विक्रय करती है, ऐसा लिखो, का क्रय विक्रय करती है। क्या करती है? क्रय विक्रय करती है। तो आरबीआई सरकारी प्रतिभूति का क्रय विक्रय का मतलब है खरीदना बेचना, है ना। तो आरबीआई क्या करती है? सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करती है। ठीक है, अब आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय क्यों करती है? ताकि लिक्विडिटी को कंट्रोल किया जा सके, करती है। क्यों करती है? क्योंकि तरलता को नियंत्रित किया जा सके। तरलता या मुद्रा, इसको लिक्विडिटी बोलते हैं या फिर इसको मनी बोल देते हैं, ताकि मुद्रा आपूर्ति को, ऐसा लिखा, मुद्रा आपूर्ति, मनी सप्लाई, ताकि मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित किया जा सके, नियंत्रित या कंट्रोल किया जा सके, या एडजस्ट भी किया जा, समायोजित भी लिख सकते हो, को समायोजित किया जा सके, एडजस्ट करना, समायोजित किया जा सके। क्या बोलेंगे? मुद्रा आपूर्ति को समायोजित किया जा सके, तो मुद्रा आपूर्ति को क्या किया जा सके? समायोजित किया जा सके। कैसे? मान लो आप अपने आप को आरबीआई समझो, अगर बाजार में ज्यादा पैसा है, आप आरबीआई हो, आप सब लोग आरबीआई हो, और अगर आपको लग रहा है कि बाजार में बहुत ज्यादा पैसा है, तो बहुत ज्यादा पैसा होने की वजह से लोगों की डिमांड भी ज्यादा होगी, उसकी वजह से मेरे साथियों महंगाई बढ़ेगी। तो इस महंगाई को कंट्रोल करना है, तो आप क्या करोगे? आपके पास एक कागज है, उस कागज को क्या करोगे? आप बेचोगे ना। आप क्या करोगे? बेचोगे। आप बोलोगे भैया मैं ये कागज बेच रहा हूं, कहां कागज? कोई सा कागज ले लेता हूं, उससे शायद ज्यादा जल्दी समझ में आए, है ना। मान लेते हैं ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कहां है यार, कोई कागज ही नहीं मिल रहा है ना। एक मिनट, है ना। कागज कलम दवात ला, लिख दू दिल तेरे नाम करूं। देखो ये कागज है, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी है। तो इस, मैं आरबीआई हूं, आप भी आरबीआई हैं, तो याद रखना, आप अगर महंगाई मार्केट में ज्यादा होगी, इसका मतलब है लोगों की जेब में पैसा ज्यादा है, तो आप क्या करोगे? इस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचोगे। आप बोलोगे कि लो रे भैया, जो जो खरीदना चाहता है खरीद लो, आप बेचोगे। तो आप अगर इसको बेचोगे और कोई व्यापारिक बैंक या कोई व्यक्ति खरीदेगा, तो बदले में आपको क्या देगा? पैसा देगा ना। तो कमर्शियल बैंकों की जेब से या किसी जनता की बैंक से पैसा आपकी जेब में आ जाएगा, मतलब उनके पास में पैसों की कमी हो जाएगी, तो डिमांड वो कम कर देंगे फिर। आ रही बात समझ में? तो याद रखना है, आरबीआई महंगाई को कम करने के लिए क्या करता है? इस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचता है। तो लिखेंगे आरबीआई महंगाई को दूर करने के लिए या इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, ऐसा लिखेंगे, आरबीआई महंगाई या इन्फ्लेशन, इसी को मुद्रास्फीति भी बोल देते हैं, है ना। तो आरबीआई महंगाई को दूर करने के लिए, महंगाई को कम करने के लिए या दूर करने के लिए
कम करने के लिए क्या करेगा बताओ? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को क्या करेगा? बेचेगा। तो जी सेक को कम करने के लिए सरकारी प्रतिभूति को बेचता है, सेल करता है। सेल करेगा ना? सेल करेगा कि नहीं करेगा? बोले हाँ सर करेगा। तो सही। अगर मान लो आप आरबीआई हो, आपको लग रहा है कि यार मार्केट में मंदीवाड़ा चल रहा है, लोगों की जेब में पैसा नहीं है, लोगों की डिमांड बहुत कम है, तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे लाओ रे भैया, जिस जिसके पास में, आप आरबीआई हो, आप क्या करोगे? लाओ रे भैया लाओ, जिस जिसके पास में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है मेरे को दे दो, मैं खरीदने के लिए तैयार हूं। तो आप उसको खरीदोगे, जैसे मैं भी खरीद रहा हूं। तो ये कमर्शियल बैंकों ने मेरे को दे दी, मैंने रख ली, अपनी जेब से पैसा निकाल के मैं उसको दे दूंगा। तो याद रखना उस तरीके से बाजार में पैसा चला जाएगा। तो मंदी की समस्या को दूर करने के लिए अगला लिखेंगे आरबीआई। मंदी का मतलब है डिप्रेशन, है ना? मैंने कल बताया था मंदी क्या होती है। तो आरबीआई मंदी की समस्या या मंदी को दूर करने के लिए, बंदी नहीं है मंदी है, याद रखना मंदी। एक बच्चा बावला हो गया है, पागल हो गया है, ये बोल रहा है कि सिलेबस कब तक होगा, है ना? इतने सारे कमेंट करने की क्या जरूरत है बेटा? पढ़ने ही आए हो ना तुम, ये बताओ। मुझे तो नहीं लगता कि तुम पढ़ने आए हो, मैं नाम नहीं लूंगा तुम्हारा, इज्जत खराब नहीं करूंगा बेटा। पर ये क्या है ये सब, ये कमेंट करना, ये सब भाई हो जाएगा जब होगा। मैं एक बात बताओ, क्या मैं जबरदस्ती पढ़ा रहा हूं क्या यहाँ पे आपको? क्या मेरी इच्छा होती है कि नहीं नहीं मैं लगातार आपकी क्लासेस लेता रहूं? नहीं होती ना बेटा। कम से कम एक शिक्षक को उसके हिसाब से तो पढ़ाने दो। आप उसको अपने अपने हिसाब से ढालने की सोचते हो, ऐसा मत करो। ऐसा आपके नुकसान, आपको रुचि नहीं है ना, आपको मजा नहीं आ रहा, आप छोड़ के चले जाओ। अरे मत पढ़ो इकोनॉमिक्स यार, अगर दिक्कत आ रही है तो मत पढ़ो, छोड़ो ना, खत्म करो इसको। भाई मत पढ़ो, जरूरी थोड़ी कितने नंबर का आ जाएगा, 3-4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, छोड़ देना क्वेश्चन, आपने तो कोई और पढ़ लेगा। पर कम से कम ये इस तरीके से क्लास के अंदर, मेरी क्लास में नहीं सभी क्लास में ये मैसेज मत करा करो सिलेबस कब खत्म होगा। आपसे ज्यादा एक शिक्षक को चिंता होती है सिलेबस को समाप्त करने की, है ना? और शिक्षक भलीभांति जानता है कि किस तरीके से उसे अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। तो आप इस चिंता में मत रहो, ये चिंता शिक्षक को करने दो। अभी तक तो फॉर्म भी नहीं आए हैं, ठीक है? और मैंने आपको बताया कि आपका सिलेबस इस सप्ताह हो जाएगा, ठीक है? कुछ टॉपिक हमारे बच गए हैं, अभी ये बैंकिंग वाला टॉपिक हमारा बचा हुआ है, तो हम भाई करेंगे ना, उसको पूरा करेंगे। मेरा उद्देश्य सिलेबस कंप्लीट करके भागना थोड़ी ना है, मुझे तो आपको कल फिर मुंह दिखाना है। एक बात बताओ, अगर मैं ये सिलेबस नहीं कंप्लीट करवाऊंगा और बोल दूंगा कि मेरा कंप्लीट हो गया, मैं छुट्टियां कर लूंगा, मैं आपका सिलेबस नहीं करवाऊंगा, लेट लतीफ करूंगा, तो मैं अपने आप को क्या चेहरा दिखाऊंगा? पहले तो ये बताओ। मैं आपकी नजर में तो बाद में डूबूंगा, मैं आपकी नजर में तो बाद में बदनाम होऊंगा, सबसे पहले मैं खुद की नजर में बदनाम होऊंगा। मैं सही बोल रहा हूं, ये किसी भी शिक्षक के लिए, किसी भी टीचर के लिए सबसे मतलब खराब पल होता है। अगर शिक्षक काम चोरी करता है ना, अगर शिक्षक को ऐसा लगता है कि वो किसी चीज से यू टर्न ले रहा है, भाग रहा है, वो टॉपिक नहीं करवा रहा है, वो अपनी जिम्मेदारियों से बच रहा है, तो सबसे बड़ी समस्या होती है वो शिक्षक अपनी नजरों में सबसे पहले गिरता है। सच में अपनी नजरों में गिरता है सबसे पहले वो, मतलब मैं अपनी नजरों में गिर जाऊंगा अगर मैं सिलेबस ढंग से नहीं करवाऊंगा तो। और मुझे तो अगली बैच में भी आपको मुंह दिखाना है, मैं किस तरीके से मुंह दिखाऊंगा आपको ये बता दो। मजाक थोड़ी कर रहा हूं मैं अपने घर परिवार के सारे काम पेंडिंग कर देता हूं। बीवी ने कहा ये करना है, मैं कर देता हूं, नहीं मेरी क्लास है मैं नहीं कर पाऊंगा, आप किसी और से करवा लो। तो अगर हमारी जवाबदारी यहां पर ज्यादा है तो मेरे दोस्त इतना तो भरोसा करना पड़ेगा आप लोगों को, इतना तो भरोसा करना पड़ेगा। सिलेबस जब होगा तब मैं करवा दूंगा, आप निश्चिंत रहो। आप सिलेबस की चिंता मत करो, सिलेबस की चिंता टीचर को करने दो, है ना? मैं हूं जिम्मेदार उसके लिए, पर मुझे अपना दायित्व अच्छे से निभा लेने दो। अगर आपकी ये कमेंट लगातार, एक बच्चा बार बार कमेंट कर रहा है, मैं फिर नाम नहीं लूंगा उसका, और उसकी वजह से क्या होता है ना, टीचर डिस्टर्ब हो जाता है। डिस्टर्ब से मतलब ये कि वो किस मूड से आता है पढ़ाने, वो मूड में आता है कि यार आज तो ये करूंगा मैं कंप्लीट, बच्चों को अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, और आपका ये कमेंट आ जाता है, तो आपकी वजह से बाकी वो पढ़ने वाले बच्चे जिनका टाइम वेस्ट हो जाता है, कई लोगों का हो भी गया होगा। तो टीचर को टीचर रहने दो, खुद टीचर मत बनो। और अगर इतना ही टीचर बनने का शौक है तो मेरे दोस्त फिर पढ़ ही क्यों रहे हो, किताब से पढ़ सकते हो ना। जल्दबाजी किस लिए? जल्दबाजी का काम शैतान का होता है मेरे लाल।
इसलिए अब कोई भी बच्चा ये क्वेश्चन तो बिल्कुल ही मत करना कि सिलेबस कम होगा। जब इच्छा होगी तब हो जाएगा सिलेबस। हमको जीने दो हमारे हिसाब से, हमको अपने हिसाब से पढ़ाने दो। आपके हिसाब से चलेगा तो सिलेक्शन में बाधा हो सकती है। ठीक है, उम्मीद करता हूं अब आप चीजों को समझोगे। मैंने 2 मिनट आपके जरूर लिए, लेकिन मैंने समझाने के लिए लिए। मैं चाहूं तो कमेंट ऑफ कर सकता हूं, नहीं पढ़ना मुझे कमेंट में, पढ़ाऊंगा चुपचाप निकल जाऊंगा क्लास खत्म करके। पर मेरा और आपका संबंध ऐसा नहीं है कि केवल मुझे काम करना है और आपको पढ़ना है, नहीं। मुझे संबंध भी बनाने हैं आपसे। मुझे आपके दिलों में राज करना है। मुझे आपको हर एक बात समझाना है, स्पष्ट करना है, एक एक चीज को अच्छे से क्रिस्टल क्लियर करना है। ये मेरी जवाबदारी है, ये मेरी जवाबदारी नहीं है। ठीक है, चलो अब मत करना ऐसे कमेंट, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। ठीक है, चलिए भाई, तो मैं कहां था? हाँ, मैं यहां था। अगर बाजार में पैसा नहीं होगा तो आरबीआई बोलेगी कि मैं खरीद रहा हूं, ले आओ मेरे पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ले आओ। तो आरबीआई मंदी को दूर करने के लिए, डिप्रेशन को दूर करने के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी यानी कि जी सेक को खरीदती है। जी सेक को क्या करती है? खरीदती है, खरीदती है, खरीदती है मेरे दोस्त, है ना। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को क्या करती है? खरीदती है। तो इसी को ओपन मार्केट ऑपरेशंस कहा जाता है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस इसको कहा जाता है। आ गई बात समझ में? बहुत ही बढ़िया ये कॉन्सेप्ट है। ये सवाल परीक्षा में आ सकता है, यहां से आता है आपके एग्जाम में सवाल। तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस आप इसको बोलते हैं। अगला देखते हैं। अब देखो, मैं आपको कुछ बातें बताता हूं बैंक के बारे में कि बैंक क्या क्या करता है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना है थोड़ा। बैंकिंग से आपके एग्जाम में सवाल आते ही आते हैं। देखो, बैंक क्या क्या काम करता है। मुझे जहां तक पता है कि बैंक क्या क्या काम करता है, मैं आपको बताता हूं। बैंक बहुत सारे काम करता है। बैंक क्रेडिट कार्ड जारी करता है, डेबिट कार्ड जारी करता है, चेकबुक जारी करता है ना, इंटरनेट बैंकिंग की सुविधाएं देता है। लेकिन बैंक मुख्य रूप से 2 मेन फंक्शंस करता है। बैंक के 2 मेन फंक्शंस है। बैंक के मेरे साथियों 2 मेन फंक्शन है, 2 मुख्य काम ये करता है। 2 मुख्य काम क्या क्या करता है? तो याद रखना, सबसे पहले तो अगर आपके पास में एक्स्ट्रा पैसा है तो आप बैंक में जाकर के जमा कर दोगे। करोगे कि नहीं करोगे? बिल्कुल। तो क्या बैंक मना करेगा आपके पैसे को जमा करने से? नहीं करेगा। तो बैंक सबसे महत्वपूर्ण काम करता है जमा स्वीकार करना, एक्सेप्ट डिपॉजिट। क्या बोलेंगे? जमा स्वीकार करना। क्या बोलेंगे? जमा स्वीकार करना। तो बैंक का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? जमा स्वीकार करना। क्या बोलते हैं इसे? जमा स्वीकार करना। क्या बोलेंगे इसे? जमा स्वीकार। जमा स्वीकार, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे एक्सेप्ट डिपॉजिट। अगर आपके पास में अतिरिक्त पैसा है तो आप बैंक में जाकर के पैसा जमा कर सकते हैं, और बैंक खुशी खुशी आपका पैसा जमा करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? ऐसा तो नहीं मना कर देगा, नहीं नहीं हम जमा नहीं करते, ऐसा तो नहीं करेगा ना? नहीं करेगा। तो बैंक का सबसे मेन फंक्शन है मेरे साथियों जमा स्वीकार करना। और दूसरा एक और फंक्शन है, बैंक लोन देता है। अगर आपको पैसों की आवश्यकता है तो आप बैंक में जाकर के लोन भी ले सकते हैं। अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है, आप योग्यता रखते हैं लोन के लिए, है ना। जी से खरीदने का क्या फायदा? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ऋषि भाई, इसका जवाब दूंगा मैं एसएलआर में, इसके बाद में, इसके आगे जवाब आएगा इसका। बैंक दूसरा काम क्या करता है? लोन देने का। लोन देने का मतलब है ऋण देना। तो बैंक एक ये भी काम करता है ऋण देने का, और इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं लेंडिंग लोन्स, ऋण देना। और इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो लैंडिंग लोन्स के नाम से जानते हैं। लैंडिंग लोन्स, ये ऋण देता है मेरे दोस्त, ऋण देता है। ओहो, क्या बोल रहा हूं? ऋण देता है, ऋण ऋण। तो ऋण देना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लैंडिंग लोन्स, है ना। तो बैंक 2 तरीके के काम करता है, एक तो जनता से पैसा जमा करता है, और दूसरा जनता को ही क्या करता है? ऋण देता है। जनता को ऋण देगा तो थोड़ा महंगा ब्याज पे देगा, और जनता का पैसा जमा करेगा तो जनता को कम ब्याज पे देगा। अच्छा, जमा स्वीकार 2 तरीके का हो सकता है। भाई मान लो आपके पास में कुछ पैसा रखा है, आपके पास मान लो 5 लाख रुपए रखा है। कितना रखा है? 5 लाख रुपए रखा है। अब आपको इस पैसे को बैंक में जमा करना है, तो आप जमा करने गए, तो बैंक आपको 2 ऑप्शन देगा। 2 तरीके से आप पैसा जमा कर सकते हो। बोले 2 तरीके से कैसे? एक तो ऐसे जमा कर सकते हो पैसा कि आपने आपका बैंक के अंदर पैसा जमा किया, तो बैंक से कहा कि भाई मैं कभी भी पैसा लेने आ सकता हूं। याद रखना, आ रही बात समझ में? क्या बोला? कि भाई मैं कभी भी पैसा लेने आ सकता हूं, मतलब मैं अपने पैसे की कभी भी मांग कर सकता हूं, डिमांड कर सकता हूं। तो इस प्रकार का बैंक में जमा करना क्या कहलाता है? मांग जमा।
क्या कहलाता है? मांग जमा। तो बैंक में पैसा दो तरीके से जमा होता है, एक को बोलते हैं मांग जमा। क्या बोलते हैं? मांग जमा। अरे बाप रे, क्या बोलते हैं? मांग जमा। तो याद रखना, एक होता है मांग जमा, और मांग जमा को हम लोग क्या बोलते हैं? डिमांड डिपॉजिट। क्या बोलते हैं? डिमांड डिपॉजिट के नाम से आप इसे जानते हैं। मांग जमा आप इसे कह देते हैं। क्या बोल देते हैं मेरे साथियों? मांग जमा या डिमांड डिपॉजिट। और मांग जमा में कैसे जमा होता है? तो ऐसा जमा होता है कि जिसकी मांग आप कभी भी कर सको। जैसे अभी मेरे पापा ने मेरे को 1,000 रुपए डाले अकाउंट के अंदर, मेरे पास पैसा नहीं था, मैंने पापा को फोन लगाया, पापा मेरे पास पैसा खत्म हो गया, मेरे को 1,000 रुपए डाल दो, मेरे 10 दिन निकालने हैं मुझे, तो 10 दिन मेरे निकल जाएंगे, उसके बाद मेरी सैलरी आ जाएगी। बोले ठीक है बेटा, मैं 1,000 रुपए डाल देता हूं। तो मैं गया तुरंत एटीएम में और तुरंत पैसा निकाल के ले आया मैं तुरंत। आ रही बात समझ में? तो याद रखना है मेरे दोस्त, एक है मांग जमा, जिसकी मांग कभी भी की जा सके। क्या लिखूंगा? जिसकी मांग कभी भी की जा सके। मेरी मांग पूरी करो और मेरी मांग पूरी भरो, अंतर होता है ना। तो याद रखना, इसमें मैं लिखूंगा जिसकी मांग कभी भी की जा सके। जिसकी मांग, जिसकी मांग कभी भी की जा सके। एनी टाइम आप अपना पैसा निकाल लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो जिसकी मांग कभी भी की जा सके, उसको हम इस प्रकार का जमा क्या कहलाता है? मांग जमा कहलाता है। क्या बोलते हैं? मांग जमा बोलते हैं। और दूसरा एक और प्रकार का जमा होता है जिसे आप बोलते हैं समय जमा। अरे एफडी करवा लो, बैंक वाला बोलेगा सर 5 लाख रुपए की एफडी करवा देते हैं, है ना। या इसी को बोलते हैं सावधि जमा। सावधि शब्द इकोनॉमिक्स का प्योर शब्द है, सावधि। सावधि, या इसी को बोलते हैं समय जमा। सावधि जमा या समय जमा, अरे बाप रे बाप, सावधि या समय जमा। क्या बोलते हैं? सावधि या समय जमा। और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं टाइम डिपॉजिट। क्या बोलते हैं? टाइम डिपॉजिट। और इसके अंदर आता है एफडी, है ना। एफडी मतलब फिक्स डिपॉजिट। जैसे अगर आपके पास में 5 लाख रुपए रखे हैं, तो आप बैंक में जाकर के 5 लाख इकट्ठे जमा कर दो, बात ही खत्म, है ना। बैंक में इकट्ठे जमा कर दो, एफडी कर दो, और बोल दो कि भैया मतलब एक कानून, एक कागज पे नियम कानून के सहित, मतलब एक वो होता है, बैठक होती, चर्चा होती कि भैया मैं अपना पैसा 5 लाख रुपए आप लोगों के पास में इस बैंक में 5 सालों तक जमा करूंगा। ठीक है, 5 लाख रुपए 5 साल तक जमा करूंगा, मुझे इतना ब्याज मिलेगा, उसके बीच में मैं पैसा नहीं निकालूंगा। और अगर निकाल लिया तो ये रूल और रेगुलेशन जो हमने अभी साइन किए ये कैंसिल हो जाएगा, है ना भाई। हो सकता है बीच में कभी पैसों की आवश्यकता पड़ ले तो पैसा निकाल लेंगे हम। आ रही बात समझ में? तो ऐसा जमा क्या कहलाता है? सावधि जमा। और सावधि जमा में क्या क्या चीजें आती है? तो जैसे एफडी, एफडी का मतलब होता है फिक्स डिपॉजिट। एफडी मेरे साथियों, एफडी का मतलब होता है फिक्स डिपॉजिट। एक और होता है, ऐसा भी हो सकता है बैंक के अंदर कि बैंक हर महीने आपके अकाउंट से पैसा काटती रहे और इसमें जमा करती रहे, टाइम डिपॉजिट या समय जमा में जमा करती रहे, उसको बोलते हैं आरडी। इसको बोलते हैं रिक्वायरिंग डिपॉजिट। इसको बोलते हैं मेरे साथियों आवर्ती जमा, हिंदी में आवर्ती जमा, है ना। इसी को बोलते हैं रिक्वायरिंग डिपॉजिट। रिक्वायरिंग डिपॉजिट मतलब ये कि बैंक हर महीने आपके अकाउंट से कुछ कुछ पैसा निकालती रहती है और इसमें जमा करती रहती है। इसको बोलते हैं समय जमा, समय जमा या आरडी। और इसको बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट, है ना, स्थायी जमा। ये तो एक बार अगर जमा हो गया तो हो गया, फिर तो नियम कानून शर्ते के अंतर्गत जमा होता है। अगर आपने बीच में नियम कानून तोड़े तो पैसा तो निकल जाएगा, लेकिन आपको वो ब्याज नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये दो प्रकार के काम विशेष रूप से बैंक में होते हैं। अच्छा, बैंक में केवल जमा थोड़ी होता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग पैसा निकालने आते हो, बिल्कुल हो सकता है। तो याद रखना है, मांग जमा और समय जमा, इन दोनों को जब हम टोटल करेंगे, मैं यहां पर कर देता हूं इसको ताकि आपको दिक्कत ना आए, इसलिए मैं यहां पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि मांग जमा और समय जमा, मांग जमा और समय जमा, देखो ये दरअसल कॉमर्स विषय वाले विद्यार्थी ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, पर मैं कोशिश करता हूं कि बाकी लोग भी समझ लें। तो मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में और इतने शानदार तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, पर फिर भी अगर कहीं मुझसे गलती हो जाती है, मैं समझाने में नाकामयाब रहता हूं, है ना, तो आप भाव को समझ जाना। मैं ये कहना चाह रहा हूं आप लोगों को कि मांग जमा और समय जमा मतलब एक दिन के अंदर, सुनना, किसी भी एक बैंक में एक दिन के अंदर जितना भी पैसा जमा हुआ है, भाई बहुत सारे लोग आए किसी एक दिन में, मान लो किसी बैंक में 15-20 लोग आ गए, वो पैसा जमा जमा करके चले गए, उसमें मांग जमा भी है समय जमा भी है। मान लेते हैं कि एक दिन में
किसी एक बैंक में, यस बैंक की हम बात कर लेते हैं, यस बैंक के अंदर टोटल पैसा जमा होता है जिसमें मांग जमा और समय जमा दोनों है। तो अगर ये पैसा जमा हो रहा है तो इसको हम लोग इकोनॉमिक्स की भाषा में किस नाम से जानते हैं? तो इकोनॉमिक्स की भाषा में इसके लिए एक शब्द है, वो है जीडीटीएल। आप बोलोगे सर ये जीडीटीएल क्या है, मैं समझा दूंगा जीडीटीएल क्या है, पर सच यही है कि आपकी परीक्षा के लिहाज से बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है। बस केवल इतना महत्वपूर्ण है कि बैंक में टोटल जो जमा होती है उस जमा का योग क्या कहलाता है? जीडीटीएल कहलाता है। बोले सर बस इतना ही जरूरी है? कि हाँ बेटा इतना ही जरूरी है। आ गई बात समझ में? बैंक में जितना भी पैसा जमा होता है, मांग जमा और समय जमा, ये दोनों जोड़ करके, तो इसको बोलते हैं जीडीटीएल। अब आपके मन में सवाल आएगा सर जीडीटीएल का मतलब क्या है? देखो, जब दो या दो से अधिक चीजों को जोड़ा जाता है, दिल्ली पुलिस में आप गणित करते हो ना, उसमें जोड़ते हो, तो जब दो या दो से अधिक चीजों को जोड़ते हैं तो ग्रोस शब्द का प्रयोग करते हैं, सकल शब्द का प्रयोग करते हैं। आ रही बात समझ में? तो जीडीटीएल का फुल फॉर्म क्या है, यहां पर लिख रहा हूं मैं। जीडीटीएल का फुल फॉर्म क्या है? तो जीडीटीएल का फुल फॉर्म है, देखो, जी का मतलब होता है ग्रोस। ग्रोस। मुझे एक बात बताओ, जमा दो प्रकार का है ना, मांग जमा और समय जमा। मांग जमा को क्या बोलते हैं? डिमांड डिपॉजिट। तो ग्रोस और डी का मतलब होता है डिमांड, और समय जमा को हम लोग क्या बोलते हैं? टाइम डिपॉजिट। तो टी का मतलब क्या होता है? टाइम। तो ग्रोस डिमांड एंड ग्रोस डिमांड एंड टाइम। और जमा करना मेरे साथियों, देखो, अगर अगर आप बैंक के पास पैसा जमा करने गए तो बैंक को चिंता होगी। मान लो एक साथ 100 लोग चले गए बैंक में पैसा जमा करने एफडी के रूप में, तो बैंक को चिंता होगी, अरे बाप रे, इन सब लोगों को पैसा वापस ब्याज सहित देना भी तो पड़ेगा। तो बैंक की चिंता है, वो बैंक की लाइबिलिटी है वो, है ना। तो फिलहाल के लिए इतना समझ लें कि अगर किसी बैंक में एक दिन में या एक सप्ताह में या एक महीने में, मैं तो कह रहा हूं अगर किसी बैंक में एक दिन का डेटा लेते हैं, एक दिन में जितना भी जमा हुआ जिसमें डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट दोनों हैं, तो उस टोटल जमा को जीडीटीएल बोलते हैं, ग्रोस डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज के नाम से आप इसे जानते हैं। ग्रोस डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। अब आपके मन में सवाल आएगा, सर इसको हिंदी में क्यों नहीं लिख देते? नहीं लिख देते। क्यों सर? हिंदी में आता ही नहीं, मेरे को ही नहीं आता हिंदी इसकी क्या है। सच बोल रहा हूं, मेरे को ही नहीं आता इसकी हिंदी क्या है, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूं, नहीं तो आपको लगेगा सही में मार साहब को नहीं आता है ना। तो याद रखना मेरे दोस्त, इसका फुल फॉर्म मैं आपको हिंदी में बता देता हूं। ग्रोस का मतलब होता है सकल, सकल मांग और सावधि देयता है, पर कोई मतलब नहीं है, अंग्रेजी में याद रखो, बहुत बेस्ट है ना, ये जीडीटीएल। तो बात समझ में आ गई? अगर किसी भी बैंक में एक दिन में कुल जितना भी पैसा जमा हुआ है उसको बोलते हैं जीडीटीएल। अच्छा एक बात बताओ, क्या बैंक में केवल लोग पैसा जमा कर नहीं आते हैं क्या? भाई मेरे जैसे लोग बैंक में इसलिए भी जाते हैं कि कुछ पैसा निकाल ले। आ गई बात समझ में? कुछ पैसा निकाल ले, ये भी तो हो सकता है। तो देखो मेरी बात सुनना अच्छे से, मेरी बात को सुनना अच्छे से। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक दिन में जितना पैसा जमा हुआ उसको बोलते हैं जीडीटीएल, और एक दिन में जिन लोगों ने जितना पैसा निकाला उसको बोलते हैं आईबीएल। आईबीएल क्या है वो भी निकालता हूं, अभी बताता हूं। तो मेरे साथियों पहले तो ये समझो, ये स्टोरी समझ में नहीं आएगी तो मामला सेट नहीं होगा। मैं कह रहा हूं पैसा जमा करना टोटल जीडीटीएल, और निकालना, पैसा निकालना, निकालने को बोलते हैं आहरण करना, ड्रॉइंग करना। पैसा निकालना, एक दिन में जितना भी पैसा निकला उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? आईबीएल के नाम से जानते हैं। आईबीएल क्या बोलते हैं उसे? आईबीएल के नाम से जानते हैं, आईबीएल। अब ये आईबीएल क्या बला है अभी बताता हूं बेटा, है ना, मेरी जवाबदारी है तो मैं बताऊंगा, चिंता मत करना। आईबीएल का मतलब क्या होता है? आईबीएल का मतलब होता है इंटर बैंकिंग लाइबिलिटीज। बस केवल ये समझो, आलतू फालतू की चीजों पर ध्यान मत दो। मैं फिर कह रहा हूं, टोटल पैसा जमा करना जीडीटीएल, पैसा निकालने वाले लोग, भाई मैं तो ऐसी की हवा खाने जाता हूं देखो, पर मेरे जैसे कई लोग होंगे जो ऐसी की हवा खाने नहीं जाते होंगे, वास्तव में पैसा निकालने जाते हैं। तो एक दिन में जितना पैसा निकला उसको बोलते हैं आईबीएल। अब बोले आईबीएल का फुल फॉर्म बता दो सर। हाँ बिल्कुल बताऊंगा ना। आईबीएल का फुल फॉर्म क्या होता है? आईपीएल नहीं है, आईबीएल है। तो याद रखना, आईबीएल का फुल फॉर्म होता है इंटर बैंकिंग लाइबिलिटीज। क्या होता है? इंटर बैंकिंग लाइबिलिटीज। क्या बोलते हैं इसे? इंटर बैंकिंग लाइबिलिटीज के नाम से आप इसे जानते हैं। क्या बोलेंगे इसे? इंटर बैंकिंग लाइबिलिटीज। इंटर बैंकिंग लाइबिलिटीज, इंटर बैंकिंग लाइबिलिटीज के नाम से आप इसे जानते हैं, लाइबिलिटीज। ठीक है, इंटर बैंकिंग लाइबिलिटीज, इसी को आईबीएल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? आईबीएल के नाम से। तो एक दिन में जितना पैसा जमा हुआ उस कुल जमा को जीडीटीएल बोलते हैं,
और जितना पैसा निकाला उसको आईबीएल बोलते हैं। मुझे एक बात बताओ, नेट पैसा कितना बचा बैंक के पास में? अगर मान लेते हैं जीडीटीएल मेरे साथियों 120 रुपए है, ये छोटा एग्जांपल इसलिए लेता हूं ताकि आपको जल्दी से चीजें समझ में आ जाए। मान लेते हैं कि एक दिन में टोटल बैंक के पास में पैसा लोग जमा करने आए 120 रुपए, और उसी दिन कितना पैसा निकालने आए मेरे दोस्त? बैटरी डाउन हो गई थी इसलिए मैंने सेल बदल ली है ना, बैटरी डाउन हो गई थी। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक दिन में मान लो पैसा टोटल लोग जमा करने आए 120 रुपए जमा करके चले गए। कितने रुपए जमा करके चले गए? 120 रुपए जमा करके चले गए। और उसी दिन पैसा निकालने के लिए लोग आए और 20 रुपए निकाल करके चले गए, वापस से 20 रुपए निकाल करके चले गए। तो बैंक के पास में नेट पैसा कितना बचा ये बताओ? बैंक के पास में नेट पैसा कितना बचा? आप लोग जवाब देंगे, मैं नहीं जवाब दूंगा, आप लोग ही जवाब देंगे। बताओ बैंक के पास में नेट पैसा कितना बचा? 120 रुपए टोटल जमा हुए किसी एक दिन में, और उसी दिन मेरे साथियों 20 रुपए लोग निकाल गए, तो बैंक में नेट पैसा कितना बचा? इसका जवाब तो आप ही दोगे। ये गणित का बहुत कठिन सवाल है मेरे दोस्त, बहुत कठिन सवाल है, इसीलिए जवाब नहीं दे पा रहे हो आप। बताओ भाई बताओ। बताओ बताओ। बहुत बढ़िया, 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए, सबने 100 रुपए जवाब दे दिया। तो याद रखना बैंक के पास में जो नेट पैसा बचता है ना उसी को बोलते हैं एनडीटीएल। अब ये एनडीटीएल क्या बला है, तो इतना पर समझ लो, एनडीटीएल उसी को बोलते हैं। तो जीडीटीएल में से जब माइनस किया जाता है आईबीएल को तो क्या निकलता है? एनडीटीएल निकलता है। और एनडीटीएल कितना है इसके पास में? 100 रुपए है। 100 रुपए। सर ये सवाल कहीं आता है क्या ऐसा? बिल्कुल नहीं आता है। तो फिर आपने हमें क्यों बताया इतना? इसलिए बताया क्योंकि एसएलआर और सीआरआर में एक शब्द आएगा एनडीटीएल, तो उस एनडीटीएल में आप कंफ्यूज ना हो। तो याद रखना एनडीटीएल का फॉर्मूला क्या बना दूंगा मैं, देखो एनडीटीएल बराबर क्या होता है? एनडीटीएल बराबर, तो एनडीटीएल बराबर होता है जीडीटीएल माइनस आईबीएल। कोई दिक्कत इसमें किसी को? जीडीटीएल में से आईबीएल को माइनस करेंगे तो हमें किसकी प्राप्ति होगी? तो याद रखना है एनडीटीएल की प्राप्ति होगी, एनडीटीएल की प्राप्ति होगी। कोई दिक्कत इसमें किसी को? बताओ बताओ। तो एनडीटीएल कितना है? 100 रुपए। तो किसी भी बैंक में एक दिन में जितना पैसा जमा होता है और एक ही दिन में लोगों के द्वारा जो पैसा निकाला जाता है और बाद में जो बैंक के पास में नेट पैसा बचता है उसी को एनडीटीएल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एनडीटीएल। ठीक है। बहुत बढ़िया। सूर्या कह रहे हैं सर कसम से मैंने यही डाउट टाइप किया था इससे पहले, आपने खुद बता दिया। यार एक बात बताओ, एक शिक्षक भली भांति इस बात को जानता है कि उसके बच्चों को क्या डाउट आ सकता है। क्योंकि मैं भी अगर आपको पढ़ा रहा हूं, सुनना, मैं भी अगर आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं भी तो स्टूडेंट हूं ना। अरे भाई मैं भी पढ़ता हूं फिर पढ़ाता हूं आपको। ये बात एक अलग है कि मेरे को थोड़ा आता है तो मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, बाकी मुझे भी तो पढ़ना। आज भी मैं स्टूडेंट हूं, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहा हूं इकोनॉमिक्स में, चाहूं तो पता नहीं क्या क्या पढ़ा दूं, पर वो परीक्षा में काम का ही नहीं है आपका। आ रही बात समझ में? बहुत बढ़िया। तो नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज बोलते हैं इसको। बहुत बढ़िया। इसका फुल फॉर्म यहां पर मैं लिख देता हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना रहे। तो याद रखना है इसका फुल फॉर्म लिखेंगे एनडीटीएल। ये फुल फॉर्म भी याद रख लेना, हो सकता है सवाल यहीं से पूछ ले। तो एनडीटीएल का फुल फॉर्म क्या है? तो नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। क्या बोलते हैं इसको? एनडीटीएल का फुल फॉर्म लिखना नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, एंड टाइम लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज। कोई मतलब नहीं है हिंदी में रूपांतरण देखने से, मत देखो। क्यों सर? कोई मतलब ही नहीं है, परीक्षा में अंग्रेजी में ही आएगा जो भी आएगा, हिंदी में थोड़ी आएगा। पेपर में दोनों भाषा में लैंग्वेज में आता है ना पेपर। चलो भाई ठीक है। तो एनडीटीएल आप इसको बोलते हैं। अब मुझे जो पढ़ाना है वो मैं आपको पढ़ाता हूं। ये क्यों रामायण मैंने रची, तो अगला हेडिंग डालेंगे सीआरआर। क्या बोलते हैं? सीआरआर बोलते हैं, सीआरआर, सीआरआर।
हेडिंग डालेंगे CRR। CRR एक शब्द था ना कल मात्रात्मक उपकरण में, CRR, उसके बारे में हम पढ़ेंगे CRR। और CRR का फुल फॉर्म क्या होता है और वर्तमान में कितना, ये सब कहानी हम देखेंगे। तो हेडिंग डालेंगे CRR, और CRR का फुल फॉर्म लिखेंगे पहले तो कैश रिजर्व रेशो। क्या बोलते हैं इसको? कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो, कैश रिजर्व रेशो आप इसे कहते हैं, कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो को हिंदी में किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना, इसको याद रख लेना, यहां से पूछे सवाल अगर आए तो आप, ऐसे तो अंग्रेजी में भी आएगा पर फिर भी। कैश का मतलब होता है नगद, और रिजर्व का मतलब होता है आरक्षित। तो नगद आरक्षित, और रेशो का मतलब होता है अनुपात। आ रही बात समझ में? तो नगद आरक्षित अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात क्या बोलते हैं इसको? कैश रिजर्व रेशो या नगद आरक्षित अनुपात। CRR अब क्या होता है? अब परिभाषा में उलझोगे आप लोग, मुझे पता है। जिनने समझ लिया IDTL, सॉरी NDTL, IBL, GDTL, तो फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब जरा देखना CRR क्या है। तो लिखेंगे यह किसी व्यापारिक बैंक के, यह किसी कमर्शियल बैंक के यह किसी कमर्शियल बैंक के, कमर्शियल बैंक का मतलब वही होता है क्या? व्यापारिक बैंक जो व्यापार करे, ठीक है। बच्चा मुस्कान नाम की बालिका है, वो कह रही बहुत बार पूछ लिया, एक भी बार नहीं बता रहे हो, और सभी के क्वेश्चंस देख रहे हो, मैंने नहीं देख रहे हो। क्या क्या जवाब चाहते हैं आप? मुस्कान बताओ क्या जवाब चाहते हो, है ना? बताओ बताओ क्या सवाल है आपका? मैं सवाल नहीं पढ़ पाया आपका। अगर आपका सवाल यह है कि सर क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, तो बेटा यूट्यूब पे जाना, RWA मेन चैनल पे जाना, उस पे लिखना विनय सर इकोनॉमिक्स दिल्ली पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो ढेर सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। हम जब भी बैच की शुरुआत करते हैं उसके पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक बार आपको जरूर दिखाते हैं। शायद आपने वो क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, ठीक है, इसलिए आप परेशान हो रहे हो। अगर आप क्वेश्चन से संबंधित ये सवाल है तो वहां पर जाकर के आप सवालों को देख सकते हो, ठीक है। चलिए लक्ष्मण कह रहे हैं आप लाइव कब आए? बेटा 6 बजे आया, अब भी आया। चलो, यह किसी कमर्शियल बैंक के NDTL का, यह किसी कमर्शियल बैंक के NDTL का, अब ये NDTL आ गया ना आ गई बात समझ में? तो यह किसी कमर्शियल बैंक के NDTL का, है ना, NDTL का कुछ प्रतिशत हिस्सा होते हैं, कुछ प्रतिशत हिस्सा होते हैं, कुछ प्रतिशत, कुछ प्रतिशत होता है, ऐसा लिखो। कमर्शियल बैंक के NDTL का कुछ परसेंटेज होता है, कुछ परसेंटेज होता है, कुछ प्रतिशत होता है, जो जो RBI के पास में जमा करना पड़ता है, जो RBI के पास जमा करना पड़ता है, RBI के पास जमा करना पड़ता है, RBI के पास में जमा करना पड़ता है। आ गई बात समझ में? तो किसके पास जमा होता है? ये RBI के पास में। सवाल आता है कि CRR किसके पास जमा होता है? RBI के पास जमा होता है ना? CRR किसके पास जमा होता है? RBI के पास में जमा होता है। अब सवाल यह पूछा जा सकता है, अब सवाल यह पूछा जा सकता है कि अगर कोई भी कमर्शियल बैंक, मान लो एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपकी एग्जाम में ऐसे सवाल आ सकता है। जैसे मान लो एक यस बैंक नाम की एक बैंक है, तो यस बैंक है, इसका NDTL है, मान लेते हैं 100 रुपीज इसका NDTL है ना, 100 रुपीज इसका NDTL, और वर्तमान में CRR कितना है? तो याद रखना 3% है। तो 100 रुपए का 3%, 3 रुपए हो गया, हो गया क्या नहीं हो गया? तो ये 3 रुपए इस यस बैंक को किसके पास में जमा करने पड़ेंगे? तो याद रखना RBI के पास में जमा करने पड़ेंगे। तो क्या इस 3 रुपए पर RBI कोई ब्याज देगी कमर्शियल बैंक को? बिल्कुल भी नहीं देगी। तो याद रखना, अगला बिंदु लिखेंगे, इस पर RBI ब्याज नहीं देता है। इस जमा पर RBI, क्या लिखोगे? इस जमा पर RBI, बेटा नजर हटी की दुर्घटना घटी। अगर आपने इकोनॉमिक्स से नजर हटाई, मेरे शब्दों से नजर हटाई, तो दुर्घटना घट जाएगी, वो चीज समझ में नहीं आएगी फिर। इसलिए एक एक शब्द की पावर होती है भाई इकोनॉमिक्स में। तो याद रखना, इस जमा पर RBI ब्याज नहीं देता, ब्याज नहीं देता। तो क्या RBI इस जमा पर ब्याज देता है? बिल्कुल नहीं देता है, बिल्कुल भी नहीं देता है।
और इसी को आप लोग किस नाम से जानते हैं? तो याद रखना, सीआरआर के नाम से जानते हैं। बस दो बातें सवाल आती है आपकी सवाल परीक्षा में, क्या आती है कि सीआरआर, सुनना मेरी बात को, सीआरआर जो है इसका फुल फॉर्म क्या है? कैश रिजर्व रेशो। दूसरी बात सवाल आ सकता है कि सीआरआर जो है वो किसके पास जमा करना पड़ता है? आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है। तो क्या आरबीआई इस पर ब्याज देता है? ना, किसी बात का ब्याज नहीं देता है आरबीआई। आरबीआई बोलेगा कोई ब्याज नहीं मिलेगा। अगर सीआरआर बढ़ा दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? बैंकों के पास में पैसा बढ़ेगा या कम होगा? तो याद रखना है, अगला बिंदु में इस पे ही लिखूं, जुगाड़ जमाऊं कुछ? चलो जुगाड़ जम जाएगा। कैसे जम जाएगा? ऊपर हो जाएगा। देखो मैं ये बताना चाह रहा हूं, अगर सीआरआर बढ़े, अगर सीआरआर को बढ़ाया जाए, जैसे अभी 3% है, अभी 3.5% है, 3.3, हाँ सॉरी 3.5 नहीं बोल रहा हूं, 3% ही है। तो मान लो सीआरआर बढ़ा करके 3 रुपए से, अगर 3 रुपए है मेरे साथियों, तो 3 रुपए से बढ़ा करके 5 रुपए कर दे, और बैंक का एनडीटीएल है 100 रुपए, तो अब इस यस बैंक को आरबीआई के पास 5 रुपए जमा करने पड़ेंगे। तो यस बैंक के पास तो खर्चा करने के लिए केवल 95 रुपीज बचेगा। अगर सीआरआर बढ़ा करके 5 से 7 रुपए कर दे, 7% हो जाए, तो 7 रुपए जमा करने पड़ेंगे, अब तो 92 रुपीज ही बचेगा। इसका मतलब है सीआरआर बढ़ता है तो बैंकों के पास में पैसा कम होता है। तो सीआरआर बढ़ता है तो बैंकों की तरलता क्या होती है? कम होती है। बाजार में पैसा क्या होता है? कम होता है। तो याद रखना, सीआरआर बढ़ने पर तरलता क्या होती है? कम होती है। तरलता का मतलब लिक्विडिटी या मुद्रा प्रवाह, ये क्या होता है? कम होता है। आ गई बात समझ में? सेम उल्टा अगर मैं करके देखूं, सीआरआर अगर कम हो जाए, जैसे 3% से 2% ही हो जाए, तो बैंक के पास तो अब 98 रुपए बचेंगे खर्च करने के लिए। 1% ही हो जाए तो 99 होगा, 0% तो कभी होगा नहीं, है ना? तो याद रखना है मेरे साथियों, सीआरआर कम करने पर बैंकों के पास में लिक्विडिटी क्या होती है? बढ़ती है। तो बैंकों के पास में तरलता या लिक्विडिटी क्या होती है? बढ़ती है। बेटा ये बात आपको याद रखना पड़ेगी यहां पर। क्या सर जरूरी है? परीक्षा में आता है क्या? आ गया तो फिर क्या करोगे? फोकट पड़ोसी का मुंह ताकोगे कि यार इसने लिखा के लिखा, ले यार ये वाला सवाल बता दे। तो क्यों हम किसी के आगे पीछे घूमे? सही है गलत है? सही है ना? देखो उम्मीद करता हूं ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। तो सीआरआर शब्द समझ में आ गया हो। अब एक और शब्दावली है जिसको बोलते हैं एसएलआर। एसएलआर बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्दावली, एसएलआर। क्या बात है सर, इतनी इंपॉर्टेंट है क्या? हाँ बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एक बच्चे ने सवाल पूछा था, सर ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कोई भी बैंक क्यों खरीदता है? बिल्कुल सही सवाल पूछा था आपने। तो एसएलआर क्या चीज होती है? तो एसएलआर का फुल फॉर्म लिखेंगे, स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। स्टेचुअरी लिक्विडिटी रेशो। स्टेचुअरी लिक्विडिटी रेशो। स्टेचुअरी लिक्विडिटी रेशो। स्टेचुअरी लिक्विडिटी रेशो बोले हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? हाँ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। इसको हिंदी में बोलते हैं मेरे साथियों सांविधिक तरलता अनुपात। किस नाम से जाना जाता है इसे? सांविधिक तरलता अनुपात। स्टेचुअरी का मतलब होता है सांविधिक, तो लिखेंगे सांविधिक तरलता अनुपात। सांविधिक तरलता अनुपात, लिक्विडिटी का मतलब तरलता होता है, रेशो का मतलब होता है अनुपात। तो सांविधिक तरलता अनुपात आप इसे कहते हैं। अब ये क्या बला है? ये एसएलआर क्या होता है? तो बच्चों ने मुझसे सवाल पूछा कि सर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को क्यों खरीदती है कमर्शियल बैंक, कोई भी व्यापारिक बैंक, यस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को आरबीआई से क्यों खरीदती है? और दूसरा एक सवाल और हो सकता है आपके मन में कि सर ये कमर्शियल बैंक जैसे बैंक ऑफ इंडिया हो गई, पंजाब नेशनल बैंक हो गई, ये सब गोल्ड लोन भी देती है, तो गोल्ड लोन क्यों देती है? इनको कोई फायदा है क्या सर? तो बेटा गोल्ड लोन, अच्छा ये कमर्शियल बैंक गोल्ड लोन देती भी है और गोल्ड को छुपा के भी रखती है, जब दिखावा में भी नहीं करना है। भाई गांव की महिला या शहर की महिला अगर गोल्ड लेगी पहनेगी तो फिर वो दिखाएगी, देखो काकी मैं ये लेके आई, देखो नानी जी नाना जी, सबको दिखाएगी, वो इतराएगी कि देखो मेरे पास इतना सोना है ना? महिलाओं को आभूषण सबसे ज्यादा प्रिय होते हैं, सबसे ज्यादा प्रिय। आभूषण के लिए वो मर मिट सकती है। ऐसा केवल मेरी गलतफहमी है या फिर कुछ ऐसा है? पर फिर भी आभूषण वो पसंद करती है, आभूषणों को वो पसंद करती है और आभूषण रखना चाहती है ना, ज्वेलरीज रखना चाहती है। तो याद रखना है गोल्ड लोन, मैं कह रहा हूं कि व्यापारिक बैंक गोल्ड लोन देती है, गोल्ड रखती है और लोन दे देती है बदले में, लेकिन बात दरअसल ये कि वो दिखावा तो फिर भी नहीं करती, लॉकर में छुपा के रखती है। तो वो क्यों रखती है? वो क्यों रखती है मेरे दोस्त? क्या कारण है?
तो याद रखना वो इसलिए रखती है, क्यों रखती है अभी गुरुजी बताएंगे। देखो जरा, अब मैं बताता हूं ये एसएलआर क्या है। तो लिखेंगे मेरे साथियों एसएलआर क्या है, लिखेंगे व्यापारिक बैंकों को, व्यापारिक बैंकों को यानी कि कमर्शियल बैंक को, व्यापारिक बैंकों को या कमर्शियल बैंक को, व्यापारिक बैंक को या कमर्शियल बैंक को अपने एनडीटीएल का, अपने एनडीटीएल का, एनडीटीएल शब्द परेशान तो नहीं कर रहा है ना अब, एनडीटीएल का कुछ परसेंट हिस्सा, कुछ प्रतिशत, अपने एनडीटीएल का कुछ प्रतिशत स्वयं के पास, याद रखना खुद के पास जमा करेगी। अब ये स्वयं के पास जमा करना होता है, स्वयं के पास सुरक्षित रखना होता है, सुरक्षित रखना होता है। आ गई बात समझ में, खुद के पास। अच्छा आप कभी बैंक में गए, गए होंगे, पैसे निकालने गए कभी, कभी ऐसा हुआ कि बैंक वालों ने बोल दिया पैसे खत्म हो गए कल आना, कभी ऐसा हुआ? ये बताओ, कभी ऐसा हुआ क्या? संदीप पूछ रहे हैं सीआरआर में सर इस पैसे को वापस देगा, देना होगा ना आरबीआई सर अगर ब्याज नहीं देता है तब। सीआरआर इसलिए रखा जाता है कि मान लो कोई बैंक डूब जाए तो कम से कम उसके ग्राहकों को थोड़ा थोड़ा पैसा हम दे दें, मतलब हमसे मतलब है आरबीआई दे दे, इसलिए सीआरआर रखा जाता है। ठीक है, नहीं 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 प्रिया गलत बोल रही हो तुम, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। कभी भी जब आप बैंक में जाओगे तो बैंक वाले ये बोल ही नहीं सकते कि पैसा खत्म हो गया आज, वो ये जरूर बोल सकते हैं कि सर्वर डाउन है ना, आज लिंक नहीं चल रही है, ये बोल सकते, पैसा कभी खत्म नहीं हो सकता। अगर ऐसा बोला कि पैसा खत्म हो गया तो उस बैंक का लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। ठीक है, तो याद रखना है मेरे दोस्त, इसीलिए एसएलआर मेंटेन रखवाया जाता है। तो व्यापारिक बैंक को अपने एनडीटीएल का कुछ परसेंट स्वयं के पास सुरक्षित रखना होता है। अब खुद के पास में पैसा रखेगा तो उसपे तो कोई ब्याज मिलेगा ही नहीं मिलेगा। वर्तमान में कितना है ये, तो वर्तमान में यह 18% है, वर्तमान में यह 18% है, 18%। देखो एक दोस्त मैं आपको बात बताता हूं, 18% माने कि 100 रुपए, तो 18 रुपए उसको खुद के पास रखना पड़ेंगे। तो अगर एक बात बताओ, ये तो 100 रुपए में छोटा एग्जांपल बता रहा हूं, ये 100 करोड़ होते हैं, ये 100 करोड़ होते हैं, तो 100 करोड़ का 18 करोड़ खुद के पास रखना पड़ेगा। हाँ जी रखना पड़ेगा। तो सर अगर ये कैश में रखेंगे और कभी आग लग गई तो फिर तो पूरा पैसा जल जाएगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। इसलिए आरबीआई ने कहा कि इसको आप गोल्ड के रूप में रख लो, इसीलिए बैंक गोल्ड लोन देती है ताकि एसएलआर के रूप में उसको मेंटेन कर सके। इसको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रूप में रख लो या फिर कैश के रूप में रख लो। तो एसएलआर कितने रूपों में रखा जा सकता है, तो लिखेंगे यह गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज तथा कैश के रूप में रखा जा सकता है। तो कैश में हो सकता है, कैश में हो सकता है। आ गई बात समझ में, या रखा जा सकता है। अब एक बात बताओ, एसएलआर जितना ज्यादा होगा, अगर एसएलआर को बढ़ा दिया जाए 18% से 20% कर दिया जाए तो अब ज्यादा पैसा बैंक को अपने पास रखना पड़ेगा, तो लोन कम से कम दे पाएगी। इस वजह से बैंकों के पास में तरलता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो याद रखना है एसएलआर बढ़ता है तो लिक्विडिटी क्या होती है, कम होती है। और अगर वहीं पर मैं बात करूं एसएलआर कम होता है, मान लो 18% से 15% ही कर दे, तो बैंक अब ज्यादा से ज्यादा लोन दे पाएगी ना, तो इससे बाजार में लिक्विडिटी क्या होगी मेरे साथियों, बढ़ेगी। बस ये दो कॉन्सेप्ट आपको समझना है। अगर मैं इसको घुमा फिरा करके लिखवाऊं तो मैं ये लिखवा सकता हूं कि महंगाई को नियंत्रित करने के लिए एसएलआर को बढ़ाया जाता है, बिल्कुल बढ़ा सकती है ना। मंदी की समस्या को दूर करने के लिए एसएलआर को कम कर दिया जाता है, यह भी बिल्कुल सही बात है। ठीक है, चलिए बात खत्म। ठीक है ना, तो ये कहानी देखो मैंने ज्यादा नहीं पढ़ाया, केवल एसएलआर, सीआरआर और केवल ओपन मार्केट ऑपरेशन, इन तीन चीजों को पढ़ाने में मुझे आपको 50 मिनट देने पड़े, तो मतलब कुछ तो बात होगी। अब कल सैटरडे है, कल मैं आपकी क्लास नहीं लूंगा, कल आपका टेस्ट होगा इसी समय शाम को 6 बजे। आप एप्लीकेशन पर जाकर के टेस्ट दे सकते हैं इकोनॉमिक्स का, और संडे को छुट्टी है, हम लोग मंडे को मिलेंगे, इसके आगे वाला पार्ट मंडे को हम लोग करेंगे। आ रही बात समझ में, बहुत बढ़िया। चलिए तो आज के लिए इतना ही, शुक्रिया, धन्यवाद, जय महाकाल, राधे राधे, खूब सारा प्यार, और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और अच्छे से पढ़ो यार। मतलब क्या है ये सब कि यार ये नहीं है ना वो नहीं है ना, कितनी
है ना, मतलब समझ जाओ मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये सवाल ही नहीं होना चाहिए कि सर सिलेबस कब तक होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, हो जाएगा यार, है ना। अब सवाल मत करना, अब हम सोमवार को मिलेंगे और अच्छे से पढ़ो, कहीं दिक्कत आए तो मार साहब से पूछो, ठीक है ना। चलो फिर आज के लिए इतना ही, है ना। आराम करो और मस्त रहो, स्वस्थ रहो, शानदार तरीके से पढ़ो यार, ठीक है ना। मिलते हैं आपसे अब मंडे को, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। शुक्रिया, धन्यवाद, जय महाकाल, नमस्कार।